बात बहुत ही पुरानी है, जब हाजीपुर राज्य के राजा अमर सिंह का इकलौता बेटा था, जिसका नाम था भूपेश सिंह। राजा ने अपने बेटे भूपेश सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया था, जहां पर उसे सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें नृत्य, गायन और संगीत शास्त्र भी शामिल थे। परंतु राजकुमार भूपेश सिंह की सबसे ज्यादा दिलचस्पी संगीत में थी और वो बचपन से ही संगीत कला का अभ्यास करने लगा। जब तक वो जवान हुआ, वह संगीत की कला में बहुत ही माहिर हो चुका था। जवान होने के बाद भी वो अक्सर अपने गुरु अभिनव के आश्रम में आया करता। राजकुमार भूपेश सिंह का संगीत सुनकर उसके गुरु अभिनव बहुत ही खुश हो जाते थे। जब राजकुमार भूपेश सिंह गाना गाता, तो उसका गाना सुनकर मनुष्यों के साथ साथ आसपास के सभी पशु पक्षी भी मंत्र मुक्त हो जाते थे। परंतु इसके साथ साथ एक समस्या ये थी कि राजकुमार भूपेश सिंह को संगीत के अलावा किसी और विषय में दिलचस्पी ही ना रही। गुरु अभिनव की कुटिया में जाने का एक कारण ये भी था कि वो अपने गुरुजी की बेटी प्रमिला से प्रेम करता था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। परंतु राजा अमर सिंह के लिए राजकुमार भूपेश सिंह का संगीत में इतना ज्यादा दिलचस्पी लेना एक चिंता का विषय बना हुआ था, और इसीलिए एक दिन राजा अमर सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों जाओ और ऋषि पंकज को मेरे सामने पेश करो। वहीं पर मौजूद मंत्री पंकज ये सब देख रहा था और वह राजा अमर सिंह से बोला, महाराज क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ महामंत्री पंकज जी, बात ही चिंता की है। दरअसल मैं अपने राज्य के लिए चिंतित हूँ। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। परंतु महाराज, युवराज भूपेश सिंह के होते हुए ये कोई चिंता की बात नहीं हुई। राजा अमर सिंह ने कहा, लेकिन मंत्री पंकज जी आप तो जानते ही हैं कि राजकुमार भूपेश सिंह का संगीत में इतना ज्यादा रुझान और राजपाट के कामों में दिलचस्पी ना लेना ये बहुत ही चिंता की बात है। तलवार तक पकड़नी नहीं आती उसे, और आप आजकल के हालात तो जानते ही हैं। पड़ोस के राज्यों ने अपनी सैनिक शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा ली है। ऐसी परिस्थिति में क्या राजकुमार भूपेश सिंह संगीत के बल पर अपना राज चला पाएगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि राजकुमार भूपेश सिंह को अब युद्ध कला सीखनी होगी और संगीत कला को छोड़ना होगा। मंत्री पंकज बोला, महाराज इतनी ज्यादा कठोरता ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका इकलौता पुत्र है। यही तो चिंता की बात है मंत्री पंकज जी, कि वह हमारा इकलौता पुत्र है। आपको तो पता ही है कि हमने उसे पाने के लिए कितनी मुश्किलें सही हैं। मंत्री पंकज बोला, अच्छी तरह से जानता हूँ राजन। राजकुमार भूपेश सिंह को पाने के लिए आपने कितने तीर्थों की यात्रा की, कितने पूजा अनुष्ठान करवाए।
गरीबों को खाना खिलाया और कई दान पुण्य किए। इतनी मन्नतों के बाद आपको पुत्र मिला और उस पर आपको रानी जी की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। राजन, मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले हमें राजकुमार भूपेश सिंह को ऋषि पंकज के आश्रम में जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा राजकुमार भूपेश सिंह में हथियारों के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए उन्हें शिकार पर भेजें। उन्हें कला का प्रशिक्षण दिया जाए। जरूरत पड़े तो उन्हें युद्ध में भी शामिल किया जाए। राजा अमर सिंह ने कहा, मंत्री पंकज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी दौरान सिपाही ऋषि पंकज को बुलाकर राजा अमर सिंह के सामने ले आए। मुनि ने पूछा, महाराज, मुझे इस तरह से दरबार में क्यों बुलाया गया है? राजा अमर सिंह ने कहा, मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि भूपेश मेरा इकलौता बेटा है और इस राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी भी है, और इस आयु में आकर भी उसकी रुचि राजपाट के कामों में ना होकर संगीत कला में है। यही मेरी चिंता का कारण है। मुनि महाराज बोले, परंतु महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो उस पर माता सरस्वती की कृपा है। परंतु मुनिवर, उसके मन में राजपाट के प्रति रुचि पैदा करके आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुनि महाराज ने पूछा, लेकिन वो कैसे महाराज? मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि आप युवराज को संगीत से दूर कर दें। मुनि ने कहा, ये तो असंभव है महाराज, क्योंकि संगीत युवराज के प्राण हैं। उन्हें संगीत से दूर करना मानो उनके प्राणों को हर लेना हो। परंतु मुनिवर, अपने देश की रक्षा करने के लिए हमें इस काम को करना ही होगा, वरना आने वाला वक्त हमें धिक्कारेगा कि हमने अपने राज्य को एक ऐसा राजा दिया जो ठीक से अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। आप उसके गुरु हैं मुनिवर, आप उसे समझाइए कि उसे संगीत के अलावा राजकाज के कार्यों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। हो सके तो आप उसे अपनी कुटिया से दूर रखिए। मुनि ने कहा, राजन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जब युवराज अपने गुरु की कुटिया में पहुंचा तो गुरु पंकज उसे समझाने लगे, राजकुमार भूपेश, अब तुम्हें संगीत कला को छोड़कर युद्ध कला का प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार भूपेश कहने लगा, नहीं गुरुजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं भला संगीत कैसे छोड़ सकता हूँ? संगीत में तो मेरी जान बसती है गुरुजी। अगर आप मेरी जान ही मुझसे छीन लेंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मुनि बोले, राजकुमार भूपेश, आपको अपने राज्य के प्रति कर्तव्य से जो बात भी विमुख करे उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो। तुम संगीत की लगन में ये भूल गए कि तुम एक युवराज हो और इस राज्य के होने वाले राजा भी हो। राजकुमार भूपेश सिंह वहां से चला गया और फिर वो अपने गुरु की बेटी प्रमिला के पास पहुंचा तो वो भी युवराज को समझाते हुए कहने लगी, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं।
तुम्हें संगीत कला को छोड़कर अब युद्ध कला और राजपाट को चलाने की कला सीखनी चाहिए। राजकुमार भूपेश सिंह बोला। मगर प्रमिला, बिना बात के किसी का खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। युवराज शस्त्र केवल किसी का खून बहाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा करने के लिए भी उठाने होते हैं। भूपेश, अब तुम यहाँ पर तभी आना जब तुम युद्ध कला में पूरे माहिर हो जाओगे। तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा। राजकुमार भूपेश बोला। प्रमिला, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? नहीं भूपेश, मैं तो तुम्हें देखे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुम ये चाहते हो आने वाला समय मुझे ही दोष दे कि मैंने हाजीपुर का उत्तराधिकारी छीन लिया? ठीक है प्रमिला, तो फिर अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं युद्ध कला में माहिर हो जाऊंगा और अपने राज्य की बागडोर संभालने के लायक हो जाऊंगा। भूपेश, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और इसके बाद राजकुमार भूपेश सिंह युद्ध कला सीखने में लग गया। कई महीनों की मेहनत के बाद भूपेश सिंह अब शस्त्र चलाने में माहिर हो चुका था। इसी दौरान एक दिन सिपाही ने राजा अमर सिंह को ये सूचना दी। महाराज, पड़ोसी राज के सैनिक हमारी उत्तर दिशा की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी तरफ से हमला होने का खतरा है। राजा अमर सिंह ने कहा। क्या? तो सेनापति मोहन, आप भी जवाबी हमले की तैयारी कीजिए। और हाँ, राजकुमार भूपेश सिंह भी इस युद्ध में हमारे साथ चलेगा। लेकिन राजन राजकुमार भूपेश सिंह अभी इतने काबिल नहीं हुए कि उन्हें युद्ध में ले जाया जा सके। राजा अमर सिंह ने कहा। सेनापति मोहन, युद्ध रोज रोज नहीं होते। मेरी राय में तो ये राजकुमार भूपेश का इम्तिहान लेने का समय है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए। इसके बाद सेनापति मोहन राजकुमार भूपेश को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने लगी। प्रमिला को जब राजकुमार भूपेश के युद्ध क्षेत्र में जाने का समाचार मिला तो वो माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, इस युद्ध में राजकुमार भूपेश की रक्षा करना। इधर राजकुमार भूपेश दुश्मन की सेना से जूझ रहा था, परंतु अंदर ही अंदर वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि उफ, ये लोग कैसे एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। दूसरी तरफ आश्रम में बैठी हुई प्रमिला ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए अपनी वीणा के तार छेड़ दिए। मुनि का आश्रम युद्ध क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए जब प्रमिला ने अपनी वीणा के तार छेड़े तो वीणा का मधुर संगीत युद्ध भूमि तक भी पहुंच रहा था। एक तो राजकुमार भूपेश का मन वैसे भी युद्ध क्षेत्र में नहीं लग रहा था, ऊपर से वीणा की इस मधुर ध्वनि ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और युवराज भूपेश ने युद्ध से अलग होकर अपना घोड़ा वीणा की आ रही आवाज की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर सेनापति मोहन ने कहा, अरे ये युवराज भूपेश कहाँ चल दिए? युद्ध क्षेत्र में मौजूद राजा अमर ने कहा,
मुझे मालूम है कि राजकुमार भूपेश कहाँ जा रहा है। सेनापति मोहन, तुम युद्ध क्षेत्र को संभालो। मैं अभी राजकुमार भूपेश को लेकर आता हूँ। और राजा अमर ने अपना घोड़ा राजकुमार भूपेश के पीछे लगा दिया। दूसरी तरफ प्रमिला, जो कि मां सरस्वती की आराधना करने के लिए वीणा को बचा रही थी, उसका ध्यान घोड़े की टापू से पार हुआ तो उसने सोचा, अरे कहीं ये राजकुमार भूपेश सिंह तो नहीं। ये सोचकर प्रमिला द्वार की तरफ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। राजकुमार भूपेश सिंह, जो कि आश्रम के बाहर पहुंच चुका था, उसने बंद दरवाजे पर प्रमिला को आवाज दी और कहने लगा, प्रमिला, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और तुमने वीणा बजाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी वीणा सुनने के लिए ही तो मैं युद्ध भूमि से आया हूँ। राजकुमार भूपेश सिंह की बात सुनकर प्रमिला को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, राजकुमार, आप युद्ध भूमि में वापस चले जाइए, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। लेकिन प्रमिला, तुम ऐसा मत करो। इसी दौरान वहां पर गुरुदेव भी आ गए। राजकुमार भूपेश ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। मुनि को भी इस बात का क्रोध था और वो गुस्से में आकर कहने लगे, मत कहो मुझे गुरुदेव, तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। संगीत का भला ऐसा भी क्या दीवानापन, जो आपको आपके बाकी सभी कर्तव्यों से दूर कर दे। चले जाओ यहाँ से। उसी समय राजा अमर सिंह भी वहां पर आ गया और बोला, राजकुमार भूपेश, इस तरह कायर मत बनो। युद्ध का क्षेत्र ही वीरों की कर्म भूमि है। और फिर राजकुमार भूपेश अपने पिता के साथ वापस चल दिया। राजा अमर सिंह मन ही मन ये सोचने लगा कि जब तक ये दोनों बाप बेटी यहाँ पर हैं, राजकुमार भूपेश सिंह का मन किसी काम में लग ही नहीं सकता। इन दोनों का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। महाराज और राजकुमार भूपेश के जाने के बाद वहां पर 2 घुड़सवार आए और फिर उन्होंने कुटिया में आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों घुड़सवार जंगल में गायब हो गए। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन एक सिपाही ने राजा अमर सिंह को ये खबर दी, महाराज, दुश्मन सेना ने ऋषि पंकज की कुटिया को आग लगा दी और सब कुछ तबाह कर दिया। तभी राजकुमार भूपेश सिंह बोला, गुरुदेव और प्रमिला तो ठीक है ना? उनका तो कुछ भी पता नहीं चला युवराज। प्रमिला के कुछ गहने और शत्रु सेना के हथियार मिले हैं, बाकी सब कुछ जलकर राख हो गया है। राजकुमार दुखी होते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, ये हो सकता। और प्रमिला प्रमिला करता हुआ वो महल से निकला और जंगल की तरफ दौड़ गया, जबकि उसके पिता उसे आवाजें देकर रोकते ही रह गए। जब राजकुमार भूपेश सिंह घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। भयंकर गर्जना करते हुए राजकुमार चीखने लगा, हत्यारों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी राजकुमार भूपेश सिंह के पीछे पीछे और लोग भी वहां पर पहुंच गए। सेनापति मोहन ने राजा अमर सिंह से कहा,
महाराज, लगता है राजकुमार भूपेश ये हादसा सह नहीं पाए और बेहोश हो गए हैं। बेहोश राजकुमार भूपेश को उठाकर महल ले जाया गया। राजवैद्य को बुलाया गया और राजवैद्य के इलाज के बाद जब राजकुमार भूपेश को होश आया तो राजा अमर अपने पुत्र से कहने लगा, कैसे हो बेटा, तुम हिम्मत से काम लो। होनी को भला कौन टाल सकता है। तुम अपने आप को संभालो। राजकुमार भूपेश अपने पिता को कुछ कहने की कोशिश करने लगा, परंतु उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी भावनाओं को अपने पिता से नहीं कह पा रहा था। असल में राजकुमार भूपेश अपनी आवाज खो चुका था। तब महाराज ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, राजकुमार भूपेश की आवाज को क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? वैद्य कहने लगा, महाराज, युवराज भूपेश उस हादसे को सह नहीं पाए और अपनी आवाज खो बैठे। ये सुनकर राजा अमर को एक धक्का सा लगा और वो बोला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। उसी वक्त एक सैनिक वहां पर आया और बोला, महाराज, हमारे एक दूसरे पड़ोसी मधुपुरा राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया है और ये आक्रमण दक्षिण दिशा की ओर हमारी सीमा पर किया गया है। परेशान होते हुए राजा अमर बोला, अरे ये मुसीबत भी अभी आनी थी। एक तरफ से उत्तर दिशा का हमला अभी संभला नहीं कि दक्षिण से भी हमला हो गया। अपने दो दो दुश्मनों से हम कैसे निपटेंगे। इसके बाद राजा अमर ने दक्षिण में होने वाले हमले का सामना किया और जबकि सेनापति उत्तर दिशा से होने वाले हमले का सामना कर रहा था। राजा अमर युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा, लेकिन अपने बेटे के गूंगे हो जाने का गम और राज्य की सीमाओं पर बढ़ते हुए हमलों के कारण राजा अमर का ध्यान अब बढ़ चुका था। युद्ध करते हुए भी महाराज का ध्यान रह कर अपने बेटे की तरफ जा रहा था। ऐसे ही एक पल में एक भाला हवा में तैरता हुआ आया और राजा अमर की पीठ में जा घुसा। ये देखते हुए वहीं पर मौजूद मंत्री ने राजा अमर को उठाया और जख्मी राजा अमर को अपने साथ लेकर वो युद्ध से दूर एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा। उसने जख्मी राजा अमर को जमीन पर लेटा दिया। तब राजा अमर ने कहा, मंत्री जी, इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए, मैं एक राज आपको बताना चाहता हूँ। मंत्री मोहन, राजकुमार भूपेश की आवाज चले जाने की वजह मैं हूँ। मेरे ही कारण मेरे बेटे की आज ये हालत हुई है। मैंने ही ऋषि मोहन की कुटिया में आग लगवाई थी। मंत्री मोहन ने पूछा, लेकिन क्यों महाराज? आपने ऐसा क्यों किया? मंत्री मोहन जी, कल जब युवराज भूपेश युद्ध भूमि को छोड़कर वीणा की आवाज सुनते हुए जब ऋषि पंकज के आश्रम में जा पहुंचा था, तो इस बात से मेरे मन में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो गया था। मैंने सोचा कि ये दोनों पिता और पुत्री मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार हैं और मैंने गुस्से में आकर उनकी कुटिया में आग लगवा दी
और मैंने उन दोनों को चंदन वन के घने जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। मंत्री मोहन बोला, महाराज, इसका मतलब वे दोनों जिंदा है और चंदन वन में है। मंत्री मोहन जी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि ये राज अभी आप अपने दिल में ही रखेंगे और सही समय आने पर राजकुमार भूपेश को बताएंगे, क्योंकि इस समय यही हमारे राज्य के हित में है। मंत्री मोहन जी, मुझे वचन दीजिए। मंत्री मोहन ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस बात को रहस्य ही रखूंगा और सही समय आने पर मैं राजकुमार को इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद राजा अमर के प्राण निकल गए। सारा राज्य इस शोक में डूब गया। राजा की चिता को राजकुमार भूपेश ने अग्नि दी। अभी महाराज की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी एक सैनिक एक और समाचार लेकर आ गया। वो मंत्री मोहन से कहने लगा, महामंत्री मोहन जी, दुश्मन देश की सेना ने एक बार फिर से आक्रमण कर दिया है। मंत्री मोहन घबरा गया और कहने लगा, इस समय अब क्या होगा? हमारी सेनाओं का नेतृत्व अब कौन करेगा? वहीं पर खड़ा हुआ राजकुमार भूपेश, जिसके मुंह से अब शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन उसने जोरदार चीख मारी। उसकी ये चीख इस बात का संकेत थी कि वो दुश्मनों के साथ भिड़ने को तैयार है। उसके पिता की मौत ने उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भर दिया था। राजकुमार भूपेश अपनी सेना को लेकर रण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसने रण क्षेत्र में जाते ही भयंकर मारकाट मचा दी। ये देखते हुए राजकुमार भूपेश की सेना में भी अब उत्साह भर आया था। राजकुमार भूपेश के युद्ध कौशल और उसके सैनिकों का ये उत्साह देखकर दुश्मन देश की सेना वहां से भाग निकली और उधर दूसरी तरफ से हमला कर रहे। राजा ने जब पहले राजा की हार देखी तो उसने भी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस तरह से हाजीपुर में अब पूरी तरह से शांति हो चुकी थी। राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग यह कह रहे थे कि ये सब राजकुमार भूपेश के कारण ही हुआ है। ये सब उनकी वीरता का ही नतीजा है। जब राजकुमार भूपेश रण क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करने के बाद अपने नगर वापस आया तो राज्य की सारी प्रजा ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करने लगी। मगर युवराज भूपेश अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर वो सोचने लगा कि जिस संगीत के कारण मेरा सब कुछ लुट गया, उसे मैं अपने राज्य में अब बजने नहीं दूंगा। इसके बाद पूरे राज्य में एक घोषणा की गई, सुनो सुनो नगरवासियों, हमारे नए राजा के इस लिखित आदेश के अनुसार हमारे राज्य में किसी भी तरह के संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राजा भूपेश का आदेश है कि हमारे राज्य का कोई भी आदमी इस आदेश का उल्लंघन ना करे। अब राजकुमार भूपेश सिंह ने अपने राज्य का राजपाट संभाल लिया था और वो इसके लिए अब अपने आदेश लिखित में देता था। उसे अपने मंत्रियों और अपने बाकी साथियों के साथ जो भी बात करनी होती
वो एक कागज में लिखकर उन्हें दे देता। परंतु इस सारी घटना के बाद राजकुमार भूपेश सिंह के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही शब्द गूंजता रहता, बदला बदला, अपने पिता की मौत का बदला। और फिर राजकुमार भूपेश ने एक लिखित आदेश अपने मंत्री मोहन को दिया। वो आदेश पढ़ने के बाद मंत्री मोहन ने दरबार में कहा, हमारे दरबार के सभी दरबारियों को राजा भूपेश सिंह का ये आदेश है कि जब हमारा कठिन समय चल रहा था तो पड़ोस के राज्यों ने हम पर हमला किया, जिसमें हमारे महाराज की मृत्यु हो गई। और अब समय आ गया है जब हम अपने महाराज की मृत्यु का बदला उनसे लेंगे। सेनापति सोहन ने कहा, राजकुमार भूपेश सिंह, हम बदला जरूर लेंगे। तब मंत्री मोहन ने अगला आदेश दिया, सेनापति सोहन जी, आपके लिए आदेश ये है कि आप सेना में नए सैनिकों की भर्ती करें। अगले 2 महीने तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और फिर ठीक 2 महीने के बाद हम बदला लेने के लिए आक्रमण करेंगे। सेनापति सोहन ने कहा, महाराज की जो आज्ञा। मैं आज से ही अपने काम में लग जाता हूँ। इसके बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया और फिर दिन रात उनके प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया। ठीक 2 महीने के बाद पड़ोसी राज्य सुजानपुर पर हमला कर दिया गया। घमासान युद्ध हुआ और फिर भूपेश सिंह की अगुवाई में सुजानपुर को जीत लिया गया। वहां के राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। सुजानपुर से बदला लेने के बाद राजकुमार भूपेश सिंह ने बाकी के दुश्मन राज्यों पर भी हमला कर दिया और फिर उन्हें भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। परंतु इस दौरान राजकुमार के स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। अब राजकुमार भूपेश सिंह पहले वाला नरम दिल राजकुमार नहीं, बल्कि एक क्रूर राजकुमार बन चुका था। उसके मन में बस यही विचार आते कि मेरा जीवन तबाह करने वालों, मैं सबको खून के आंसू